हेलो, दिस इज़ विक्रमजीत चौधरी। स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, आपने बचपन में गेम खेले होंगे और आज भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल या अपने स्मार्टफोन में बहुत सारे गेम खेलते होंगे। गेम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों बनता है? क्योंकि उनमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। आप किसी भी गेम का एग्जाम्पल लो, जब आपको टारगेट मिलता है, जब आपको लेवल मिलते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और ज़्यादा समझ में भी आता है। किसी भी गेम को अगर आप खेलते हो तो पहला लेवल अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे गेम आपको खुद सिखा रहा है, और लास्ट लेवल आप देखोगे तो हो सकता है कि वो कई दिनों में पार हो। सेम उसी तरीके से अगर आप मैथ्स को लेवल के अकॉर्डिंग सीखना शुरू करो तो आपको वो भी एक गेम लगेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। आपका बिल्कुल जीरो लेवल हो तो भी आपको मैथ्स बहुत बेहतरीन आ सकता है, बशर्ते उसको गेम बना करके चलना। और दिक्कत यह है कि एजुकेटर्स ने भी इस चीज के ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज बच्चों को मैथ्स में इतनी सारी प्रॉब्लम आती हैं। क्यों? क्योंकि रैंडमली किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक का कोई भी टाइप कहीं भी करवाया जा रहा है और ऐसा डराया जा रहा है जैसे मैथ्स पता नहीं क्या है, जबकि मैथ्स इतना टिपिकल है ही नहीं। आपने वही 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में जो पढ़ा था वही चीज आज आप सीख रहे हो और उसी को एडवांस तरीके से बताया जा रहा है ताकि आपके अंदर डर पैदा हो और डर पैदा होने की वजह से अट्रैक्शन बने। लेकिन आपको समझ में तभी आएगा जब आप लेवल के अकॉर्डिंग चलोगे। बुक्स में भी ज्यादातर जो मैंने रिसर्च किया उसमें भी यही चीज है कि लेवल के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा है। हम मैथ्स की शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि लेवल 0 से शुरू करके, 0 से शुरुआत करके, यानी कि 0 लेवल कुछ नहीं होता, एक बनाया गया है। तो ये 0 लेवल मैंने क्यों लिखा? इसका मतलब है कि आपने जो आज तक पढ़ा एनसीईआरटी से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में जो आपने सीखा उस लेवल से शुरुआत होगी, लेकिन हाईएस्ट टफेस्ट लेवल तक के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। उसके लिए सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है। हर चैप्टर में मैं बिल्कुल इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको जैसे कुछ नहीं आता, और अगर आपको आता है तो भी आप अगर सिस्टमेटिक वे से चलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कहीं पर किसी गेम ने आज तक आपने डाउनलोड करने के बाद कभी ऐसा हुआ कि आपको वो गेम, फॉर एग्जांपल कैंडी क्रश, आपको आता है खेलना? कभी ऐसा हुआ कि आपको खेलना आता है और आप गेम में बता रहे हो भाई मुझे खेलना आता है इसलिए सीधा मुझे 10वें लेवल पे पहुंचा दो, सीधा मुझे 20वें लेवल पे पहुंचा दो? नहीं, फिर भी आप उसमें पहला लेवल क्रॉस करते हो। आपको आता है दूसरा लेवल, फिर भी आप क्रॉस करते हो। आपको आता है तीसरा लेवल, फिर भी आप क्रॉस करते हो, तब जाकर के आप आगे बढ़ते हो। सेम उसी तरीके से मैथ्स में अगर आप बढ़ोगे तो अगर आपको आता है तो भी मैं कहूंगा बिल्कुल शुरुआत से ही चलना सीखो। उसका रीजन मैं इस वीडियो के दौरान समझाऊंगा, बताऊंगा क्यों 0 लेवल से शुरुआत करना जरूरी है। आपने तैयारी कर रखी है तब भी क्यों 0 से पढ़ना जरूरी है, उसकी शुरुआत हम करेंगे। और मैथ्स में जिस मैथ्स से बच्चों को डर लगता है वो एडवांस मैथ्स। इसका नाम ही ऐसा दे दिया कि पहले ही डर पैदा हो गया। एडवांस मैथ बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, तो इस एडवांस मैथ का बेसिक मैथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम इसको एडवांस बुलाएंगे, तो अभी हम इसको बेसिक मैथ्स बुला लें तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। 0 लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस मैथ में शुरुआत करते हैं हम ज्योमेट्री से। और ज्योमेट्री में सबसे बेसिक जो पार्ट है वो ज्योमेट्री का पहला पार्ट है लाइन्स एंड एंगल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। जितने भी आज तक आपने बुक्स, राइटर या एजुकेटर, जितने भी टीचर्स का नाम सुना होगा, एक भी टीचर के नोट्स, उनकी बुक्स के क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले। सारे के सारे, किसी भी इंडिया की किसी भी बुक को उठा लेना और जो हम नोट्स अभी बनाएंगे, जो अभी हम क्लास में सीखेंगे,
एक तरफ सारी बुक्स रखना, एक तरफ वीडियोज रखना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि बुक्स में नया मिल जाए या किसी के नोट्स में नया मिल जाए। इस तरीके से हम लाइंस एंड एंगल की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे लाइंस एंड एंगल में 9th क्लास की एनसीईआरटी में सबसे पहले आपने एंगल्स के पार्ट में सीखा, नहीं सीखा तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि एंगल्स के टाइप पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है। सबसे बेसिक टाइप्स एंगल की अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल सबसे पहले आता है। एक्यूट एंगल्स हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण इसको बोलते हैं, ठीक है। न्यून कोण अगर हम इसकी बात करें, न्यून कोण का मतलब है छोटा कोण, एक्यूट का मतलब है छोटा, क्यूट सा, छोटा सा, प्यारा सा एंगल। क्यूट एंगल यानी कि एक्यूट एंगल, जो एंगल छोटा एंगल है, यानी कि छोटे एंगल का क्या मतलब है? छोटे एंगल का मतलब है बच्चे 0 से लेकर के 90 के बीच में, 0 से लेकर के 90 के बीच में, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जो एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने ये टर्म सुनी होगी, एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। जब आपको पता ही नहीं होगा कि एक्यूट एंगल कौन सा है तो उस ट्रायंगल में समझोगे कैसे? तो एक्यूट एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में जो एंगल बनता है वो न्यून कोण एक्यूट एंगल बनता है। न्यून कोण बोलते हैं 0 से 90 के बीच में। अब हमने 0 से 90 के बीच में सीखा, तो 0 से 90 के बाद क्या आएगा? 90 आएगा। भाई 90 के बीच में लिया ना, तो उसके बाद क्या आएगा? 90 आएगा। यानी कि दूसरा जो एंगल होगा वो है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल, तो राइट एंगल, समकोण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो समकोण क्या होता है? समकोण यानी कि राइट एंगल मतलब 90 के डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल, छोटा एंगल न्यून कोण, और 90 समकोण यानी कि राइट एंगल। अब हमने 0 से 90 ले लिया एक्यूट एंगल न्यून कोण, 90 ले लिया राइट एंगल समकोण। तो मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी वो बताऊंगा जो आपके काम की है, डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, वो आपने पहले काम की भी नहीं है, सिर्फ काम की बेसिक नॉलेज हम सीखेंगे। राइट एंगल के बाद क्या है? राइट एंगल से बड़ा। भाई 0 से 90 एक्यूट, 90 डिग्री राइट एंगल। अब 90 से 90 से बड़ा, 90 से बड़ा यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। इसके नाम में, इसकी हर एक के नाम में उसकी डेफिनेशन है। अधिक कोण मतलब ज्यादा कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। ज्यादा कोण मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा। लेकिन 90 से ज्यादा कितना? एंगल तो पूरा 360 का होता है, तो 90 से ज्यादा कितना? 90 से ज्यादा 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। ये जो एंगल है 180 से कम हो, ये जो एंगल है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। तो शुरुआत में हमने लिया 0 से 90 एक्यूट, फिर हमने लिया 90 राइट एंगल, फिर हमने लिया 90 से 180 ऑब्ट्यूस एंगल। अब 90 से 180, देखो बच्चे 0 से 90 हमने एक्यूट एंगल लिया, तो सिंपल सी बात है 90 हमने अलग से कोण रिप्रेजेंट किया राइट एंगल के नाम से। 90 से 180 हमने ऑब्ट्यूस अधिक कोण हमने लिया, तो 180 को भी अलग से नाम देंगे फिर। तो 180 क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी होगी, सीधी रेखा। इसको हिंदी में ऋजु कोण बोलते हैं। ऋजु कोण, सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 0 से 90 एक्यूट सीखा,
फिर 90 राइट एंगल सीखा, समकोण सीखा, 90 से 180 ऑब्ट्यूस अधिक कोण सीखा, तो 180 को स्ट्रेट एंगल रिजु कोण सीखा, तो 180 से भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 180 से भी ज्यादा होगा फिर तो, क्योंकि कंप्लीट राउंड तो 360 का बनता है, तो 180 से ज्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो 180 से ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा। ये वाला बाहर वाला एंगल, ये तो एक्यूट था, एक्यूट का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बाहर वाला एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक। 180 से ज्यादा आ जाए, 180 से ज्यादा अगर आ जाए, 180 से ज्यादा हो, अगर ये x है तो 360 से कम हो, 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं आपके, किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर और सारे टीचर्स के नोट्स और सारे टीचर्स की बुक्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं ऐसा बचेगा जो आपका रह जाएगा, चाहे किसी भी बुक को उठा करके देख लेना, हर बुक के क्वेश्चन आपको इस वीडियो सॉल्यूशन में मिलेंगे। हर बुक के बोल रहा हूं, जितनी भी बुक्स आपने नाम सुनी है उनके सब के, क्योंकि बच्चे जितने भी आपने नाम सुनी है ना, तो 80% कंटेंट तो कॉपी पेस्ट रहता है, इस बुक का उस बुक में, उस बुक का उस बुक में, उस बुक का इस बुक में, इस बुक का उस बुक में, 20% नया होता है। तो हम क्या करेंगे, 80% तो सबका कॉमन है वो निकाल लेंगे, 20% जो डिफरेंट है वो बाकी बुक्स का उठा लेंगे। इससे क्या होगा कि कम समय में आपको सारी की सारी बुक्स कवर हो जाएंगी और सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम चलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये वर्ड जो यूज कर देता है उससे क्या होगा, पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दो एंगल का, एंगल 1 एंगल 2, दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो उनको कंप्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। अगर एक एंगल और दूसरा एंगल है, दोनों एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री है, अगर दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री है तो उनको कंप्लीमेंट्री बोल देते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कंप्लीमेंट्री पेयर वर्ड यूज करके, कंप्लीमेंट्री एंगल वर्ड यूज करते के इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा वो आने वाले टाइम में हम सीखेंगे। कंप्लीमेंट्री दोनों का जोड़ 90 बन सकता है तो दोनों का जोड़ 180 भी देख लेते हैं भाई। 90 और 180 का बड़ा यूज होने वाला है आगे। 90 दोनों का जोड़ कंप्लीमेंट्री बनता है, दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण बोलते हैं। तो दोनों का जोड़ अगर 180 हो जाए तो क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। बिल्कुल बेसिक से चल करके एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया ना, दोनों का जोड़ 180, एंगल 1 एंगल 2 का जोड़ अगर 180 है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण दोनों का जोड़ 90, समपूरक कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री। समपूरक कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री। उसके अलावा भी अब इस सप्लीमेंट्री एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोल देते हैं। दोनों का जोड़ अगर 180 है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसी को हम बोल देते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब दोनों का जोड़ अगर 180 है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का टाइप बन जाएगा कोणों का एक रैखिक युग्म। युग्म मतलब जोड़, रैखिक मतलब एक रेखा के ऊपर, और दोनों को जोड़ 180 है एक रेखा के ऊपर, एक रेखा के ऊपर। एंगल 1 और एंगल 2
दोनों का जोड़ अगर 180 है तो कोणों का जो जोड़ है वो रैखिक युग्म, रैखिक जोड़ के तौर पे बोल दिया जाता है। उसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं। अब कंप्लीमेंट्री पूरक कोण कई बार यूज हुआ है, समपूरक कोण कई बार यूज हुआ है। जब तक बच्चे को पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं यही नहीं पता चलेगा तो वो क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकता, कितना ही एडवांस लेवल बन जाए उसका। भाई एक बच्चे को पूरा मैथ्स आता है, बस उसके माइंड से समपूरक कोण माइंड से निकल गया, मैं ये नहीं कह रहा उसको नहीं आता, माइंड से निकल गया। अब संपूरक कोण माइंड से निकल गया, गया, खत्म क्वेश्चन, समझ में ही नहीं आएगा बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ कोण और सीखते हैं जो आपके पैरेलल लाइंस में भी काम आएंगे। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है साथ वाले, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है साथ वाले। साथ वाले मतलब साथ में जो दिए हैं। आसन कोण यानी कि आसन मतलब साथ वाले कोण, आसन कोण मतलब साथ वाले कोण। एडजेसेंट का मतलब है साथ वाले कोण। कोई भी दो कोण है, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एडजेसेंट हैं, आर एडजेसेंट। ये दोनों के दोनों आसन कोण है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आसन कोण है, मतलब साथ वाले कोण है, मतलब एक साथ दिए हैं, एक साथ दिए हैं तो इसका मतलब है एडजेसेंट कोण दे रखे हैं। और अगर एक साथ नहीं दिए, अपोजिट दिए हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अगर अपोजिट दिए हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल उनको बोलते हैं। अगर साथ दिए हैं तो एडजेसेंट एंगल, अदरवाइज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये दोनों अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये दोनों तो साथ वाले होंगे, एडजेसेंट एंगल। ये दोनों अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे एक दूसरे के विपरीत। और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट होंगे। अगर मैं एंगल ये 1 मान लूं, ये 2 मान लूं, ये 3 मान लूं, ये 4 मान लूं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा। सीधी रेखा क्या होती है? 180 डिग्री। अब ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा क्या होती है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 होगा। भाई एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 होगा एक सीधी रेखा में। ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और 3 का जोड़ भी 180 होगा। एंगल 1 और 3 का जोड़ भी 180, 2 और 3 का जोड़ भी 180, यानी कि एंगल 2 और 3 का जोड़ भी 180, एंगल 2 और 3 का जोड़ भी 180, 3 से 3 कैंसिल, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। एडजेसेंट आसन कोण साथ वाले होते हैं, बाकी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अभी इससे रिलेटेड बेसिकली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक पार्ट से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पैरेलल लाइंस शुरू करते हैं और पैरेलल लाइंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और पैरेलल लाइंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि मैथ्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से लेवल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हर चैप्टर में हर एक जो मेन चैप्टर है जैसे ज्योमेट्री है, उसका जो सब चैप्टर है जैसे लाइंस एंड एंगल है, उसके भी सब टाइप, उसके सब टाइप में भी लेवल। दिक्कत यहां होती है, बच्चा बोलता है एडवांस मैथ वीक है, पूछते हैं क्या वीक है, बोला एडवांस मैथ वीक है। अरे क्या पता पूरा मैथ्स वीक ना हो, बच्चे का क्या सबसे ज्यादा क्या वीक है। मान लो एग्जांपल ज्योमेट्री, तो ढूंढो ज्योमेट्री में क्या वीक है। क्या पता ट्रायंगल का पार्ट वीक है, सर्कल का पार्ट वीक है, रोम्बस का पार्ट वीक है, पैरेललोग्राम का पार्ट वीक है, या स्क्वायर का, वर्ग का, आयत का, समानांतर चतुर्भुज का कौन सा पार्ट, वृत्त का, त्रिभुज का कौन सा पार्ट वीक है। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल ढूंढोगे
तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बेसिकली एक लाइन दे रखी है और यहां पर कुछ एंगल्स बना रखे हैं इस तरीके से, ठीक, और ये मैंने P मान लिया, ये मैंने Q मान लिया, ये मैंने R मान लिया। मैंने आपको ये गिवन कर दिया कि PQ जो है, PQ इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी कि ये और ये एंगल 1 है, बराबर है। अगर अलग अलग भी मान लें, मैंने आपको गिवन क्या दिया, ये जो रेखा है ये इस कोण को बराबर भागों में विभाजित करती है, ये रेखा इस बड़े वाले कोण को बराबर भागों में विभाजित करती है, और ये जो रेखा है इस कोण को बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे दिया मैंने आपको, ये दोनों बराबर है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दे दिया मैंने, ये दोनों बराबर है। मैंने आपसे पूछा एंगल PQR, ये मैंने आपसे पूछा, मैंने क्या पूछा, PQR, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 मैंने आपसे पूछा। मैंने आपसे पूछा एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जोड़ कितना होगा, अभी बताया था एक सीधी रेखा 180 की होती है। बच्चे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये कितना होगा, 180 होगा। मैंने आपको क्या गिवन था, ये गिवन पार्ट है, ये गिवन पार्ट है, दे रखा है, ये गिवन है, दे रखा है। 1 और 2 बराबर है, 1 और 2 बराबर है तो 1 की जगह 2 लिख दो। जब बराबर ही है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मैं आपके बराबर हूं, आपकी जगह मैं आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 4 की जगह 3 रख देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो 2 बार 2 एंगल बन जाएगा, 2 बार 3 एंगल बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा आगे जाकर के, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 अल्टीमेटली क्या था, 2 और 3 का जोड़ क्या था, 2 और 3 का जोड़ PQR था, यही तो हमने फाइंड आउट करना था। PQR था क्या, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 क्या है, एंगल PQR, और एंगल PQR क्या होगा, 180 को 2 से डिवाइड कर दो, 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। टाइम चाहे थोड़ा ज्यादा ले लेंगे चैप्टर कंप्लीट कराने में, लेकिन करेंगे ऐसा कि कहीं से भी आपको कुछ पढ़ना ना पड़े, फिर दिक्कत ना आए कहीं पर भी। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। एक और देख लेते हैं एक बार। मान लो एक और रेखा दे रखी है, ये E दे रखा है, ये AB दे रखा है, एक और सीधी रेखा खींच दी, और ये CD दे रखा है, ये O दिया है, ये एंगल 1 दिया है, ये एंगल 2 दिया है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 दे रखा है। एंगल BOE फाइंड आउट करने के लिए बोला। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE बोला। अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE का प्रतिवर्ती कोण, तो रिफ्लेक्स कितना बेसिक टर्म था, यूज हो गया कि COE फाइंड आउट नहीं करना, COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। अब अगर COE हमें मिल जाए, अगर हमें COE मिल जाए तो उसका रिफ्लेक्स 360 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरा राउंड तो 360 का होता ही है। तो अल्टीमेटली वो आपसे रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछने का मतलब ही है कि अल्टीमेटली वो आपसे COE पूछ रहा है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर आपने COE फाइंड आउट कर दिया तो सिंपल सा फंडा है, आप उसका एक रिफ्लेक्स तो फाइंड आउट कर ही दोगे, क्योंकि 360 में से माइनस कर दोगे। तो अल्टीमेटली वो आपसे COE पूछ रहा है। तो COE पूछ रहा है तो आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल COE क्या होगा,
भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल COE, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल COE क्या होगा? 180 होगा। ये पूरा राउंड, यहां हाफ राउंड 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 दे ही रखा है 180, ये तो गिवन है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन, चाहे टफ क्वेश्चन हो चाहे आसान क्वेश्चन हो, जो आदत अभी डाल लोगे वही आदत आगे पड़ेगी। आप हमेशा एक आदत डाल लेना एडवांस मैथ में कि क्या गिवन है उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि आना उसी से है। गिवन क्या है उसका ध्यान रखना है। एंगल 1 और 2 का जोड़ दे रखा है तो आना इसी से है। क्या करें ऐसा जो कि इनका यूज हो जाए? तो एंगल COE क्या हो जाएगा? इनका तो 70 डिग्री दे रखा है तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, 110 हो जाएगा। एंगल COE 110 कर दिया तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ COE 360 में से 110 माइनस कर दोगे 250 डिग्री आ जाएगा। सिंपल। ठीक। आप ऐसा भी सोच सकते थे, एक चीज और ऐसा भी सोच सकते थे, दूसरा तरीका। हमेशा एडवांस मैथ में ये भी सीखना है, ये ना हो तो ये भी हो जाए। अभी तो बेसिकली समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन आगे जाकर के ऐसा सोचना है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। देखो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या था? ये कंप्लीट एंगल। भाई रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या था? ये एंगल कंप्लीट, ये है COE का रिफ्लेक्स। अब COE का रिफ्लेक्स क्या है? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। एंगल 1 प्लस 180 है ये, प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस 180 प्लस एंगल 2। 1 प्लस 2 70 दे रखा है, यानी कि 180 प्लस 70 250 डिग्री। दूसरा तरीका यह है कि डायरेक्ट रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर दिया 250 डिग्री। ठीक है। अब हमें एंगल क्या फाइंड आउट करना था? BOE। BOE। जब हमें एंगल COE मिल गया तो अब तो चाहे कुछ भी फाइंड आउट करवा लो। जब हमें एंगल COE मिल गया 110, जब एक COE 110 मिल गया तो एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल BOE फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? BOE यानी कि एंगल 2 फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अगर आपको एंगल 1 मिल जाए, अगर आपको एंगल 1 मिल जाए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा ना गिवन पार्ट पे ध्यान रखेंगे कि 1 मिल जाए तो 2 फाइंड आउट कर सकते हो, 2 मिल जाए तो 1 फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो BOE फाइंड आउट करने के लिए हमेशा ये सोचना है क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। एंगल BOE फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, एंगल 2 फाइंड आउट करने के लिए एंगल 1 चाहिए। अब एंगल 1 के लिए क्या हो सकता है? एंगल 1 के लिए ये अगर आपको पता हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो। अब एक चीज तो क्लियर हुई, जब तक ये एंगल नहीं पता चलेगा तब तक नहीं बता सकते। इसके लिए ये एंगल चाहिए, ये भी नहीं गिवन। इसके लिए ये एंगल चाहिए, ये भी नहीं गिवन। तो गिवन है ही नहीं, गिवन है ही नहीं तो BOE कैसे फाइंड आउट करोगे? ये पार्ट तो था गिवन नहीं। अगर मान लो कोई भी एंगल दे देता, मान लो इसी क्वेश्चन के साथ ये सोचते हैं ये गिवन होता तो ये बता देते, फिर इससे ये आ जाता, या फिर कुछ भी ऐसा पार्ट ये गिवन होता तो ये बता देते, इससे इन दोनों का जोड़ 70 है, वो आ जाता। तो फॉर एग्जाम्पल इसी में मैंने बोल दिया ये 40 है, एक एग्जाम्पल है 40 है। अब 40 है तो सिंपल सी बात है, ये 40 है तो एंगल 1 भी 40 है, एंगल 1 भी 40 है, एंगल 1 40 है तो एंगल 2 30 है। तब तक नहीं आएगा जब तक ये नहीं गिवन होता। ये नहीं गिवन होता तो कुछ और गिवन होता, ये गिवन होता। मान लो ये मैं बोल देता आपको 140 है, ये 140 है तो ये पता चल जाता, इससे COE हमें पता है ही पहले से। ठीक, या ये पता चल जाता है क्योंकि पूरा 180 होता ही है। यानी कि आप हमेशा इस चीज पर ध्यान रखोगे कि क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है।
ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पैरेलल लाइन स्टार्ट करेंगे। मान लो एक लाइन दे रखी है इस तरीके से, ये 90 डिग्री दे रखा है, यहां से ये सी दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ए बाय बी और गिवन है ए बाय बी इज इक्वल टू 2/3, ये गिवन है। तो सी कैलकुलेट करना है। अब सी तो तब आएगा जब बी आएगा, भाई हमें सी तब मिलेगा जब बी पता चले। ये पता है ये 90 है तो a प्लस बी 90 है, a प्लस बी 90 है। अब a प्लस बी 90 है, a प्लस बी 90 है, ठीक। a प्लस बी 90 है, यानी कि 2 और 3 5 अगर 90 के बराबर है, इनकी रेशियो 2/3 दे रखी है, रेशियो 2/3 दे रखी है, तो a प्लस बी मतलब इनकी रेशियो 2 और 3 का जोड़ 5 अगर 90 के बराबर, 5 अगर 3 + 2 5 अगर 90 के बराबर, तो b का पार्ट कौन सा है 3, 3 किसके बराबर 90 डिवाइड बाय 5 × 3, तो 3 वाला पार्ट आ जाएगा। यही चीज एनसीईआरटी में ऐसे दे रखी है कि ये k मान लेंगे, ये k मान लेंगे, तो बच्चे 2k + 3k = 90 आ जाएगा, ये 5k हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा, फिर k पता चल जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही 5 अगर 90 के बराबर 3 किसके बराबर, 3 किसके बराबर, ठीक। तो 3 अगर आ जाएगा कि 3 किसके बराबर, तो उससे क्या पता चलेगा, एंगल बी, एंगल बी पता चलेगा, एंगल बी पता चलेगा, तो एंगल बी पता चला तो एंगल सी तो पता चल ही जाएगा। एंगल सी तो पता करना था, बी पता चल गया तो ये 180, बी यहां से आ जाएगा। भाई 3 वाले की वैल्यू निकाली ना, 3 वाला किसके बराबर है, बी वाले के, 2 वाले की वैल्यू 2, ए आ जाता, ठीक है। तो 3 वाले की वैल्यू निकाली, ये एंगल कितना होगा बी के बराबर, बी से क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, खत्म कहानी। ये कैलकुलेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके माइंड में ये चलने लग जाए, ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा। ये आपको ट्रायंगल्स और सर्कल्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें बड़ा काम आएगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, लेकिन आगे जाकर के बहुत काम आने वाली चीज है जब आपका दिमाग इस तरीके से काम करने लग जाएगा कि ये हो गया तो इससे ये कर लेंगे, इससे ये कर लेंगे, इससे वो कर लेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप माइंड में चलता रहा कि इससे हम क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बता दूं, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं, समानांतर रेखाएं और त्रियक रेखाएं क्या होती हैं, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, स्पेलिंग चेक मत करना भाई, ठीक है। आपको स्पेलिंग पे नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ट्रांसवर्सल लाइन, समानांतर रेखाएं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही ये है, और तिर्यक रेखा, कि जिस चीज पे कंसंट्रेशन करनी है उसी चीज पर कंसंट्रेट करो। जहां मेन मुद्दा है वहां कंसंट्रेट करोगे, जिंदगी में भी कभी मार नहीं खाओगे। आपकी लाइफ का मेन मुद्दा अभी आपकी बेरोजगारी हटाना है, इसी पर ध्यान रहे, इसके अलावा कहीं पर भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। यही फंडा लाइफ में, यही फंडा
सब्जेक्ट में और वही फंडा चैप्टर में, वही फंडा टॉपिक में और वही फंडा क्वेश्चन में, कि जिस चीज के ऊपर ध्यान रखना उसी पर मेन कंसंट्रेशन बना के रखनी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। 2 लाइंस बना देता हूं। मान लो ये 2 लाइंस दे रखी हैं, M और N। L एक ट्रांसवर्सल लाइन है, M और N पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब है जिन 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा अनंत टाइम तक सेम रहे, यानी कि इनके बीच की दूरी यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और अनंत टाइम तक सेम रहे, बीच की दूरी ना बदले, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। जैसे नदी के 2 किनारे जो कभी नहीं मिलते, क्योंकि अगर वो मिल जाते तो फिर वो नदी से नाला बन जाता और नाले से आगे जा करके और कमजोर होकर के एक टाइम पे खत्म हो जाता। लेकिन नहर, नदी, नाला जो भी लाइंस हैं वो पैरेलल इसीलिए बनाई जाती है ताकि वो सेम चलती रहे अनंत टाइम तक। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का मतलब ही है कि 2 रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है और वो कभी नहीं मिल सकती। उनको हम समानांतर रेखाएं बोलते हैं। त्रियक रेखा उनको विभाजित, दोनों पैरेलल लाइंस को विभाजित करने वाली रेखा, दोनों को काटने वाली रेखा, दोनों के बीच से गुजरने वाली रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है। बीच से गुजरने वाली रेखा का मतलब है दोनों को काटने वाली रेखा। ऐसा नहीं कि यहां बीच में से गुजर जाएगी, वो तो एक और पैरेलल लाइन बन जाएगी। यानी कि दोनों को काटने वाली रेखा, यानी कि एक ऐसी रेखा जो इन दोनों लाइन के पैरेलल ना हो, जो इन दोनों लाइन के पैरेलल ना हो तो वो कभी ना कभी तो काटेगी। मान लो थोड़ी सी तिरछी हो तो ये भी आगे जाकर के कभी ना कभी तो काटेगी, तो ये भी कभी ना कभी तो त्रियक रेखा बनेगी। यानी कि जो इन दोनों लाइंस के पैरेलल ना हो वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी ही होगी। अभी जल्दी होगी या और लंबे डिस्टेंस के बाद होगी। मान लो थोड़ी सी तिरछी है और कम तिरछी है तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। आगे जाकर के जब ये कट कर देगी तब ये भी त्रियक रेखा है। ठीक, यानी कि वो लाइन जो इनके पैरेलल ना चले, जो इनको काट सके, वो त्रियक रेखा कहलाती है। इससे रिलेटेड कुछ एंगल्स बनते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं कुछ एंगल मान लेता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। कौन से एंगल क्या होंगे भाई? इसको देखने से एक नॉर्मली आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक अंदर वाले कोण और एक बाहर वाले कोण। एक तो अंदर वाले कोण दिखाई दे रहे हैं, एक बाहर वाले कोण। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा समझो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। बाद में समझेंगे बाद में क्या क्या एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन सी क्या क्या होती हैं। लेकिन अभी तो देखने से सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि एक अंदर वाले कोण और एक बाहर वाले कोण, 2 ही चीजें समझ में आ रही हैं कि अंदर वाले कौन से हैं और बाहर वाले कौन से हैं। ठीक है, तो अंदर वाले यानी कि अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण इसको बोलते हैं। अब आप बताओ दोनों रेखाओं के बीच के अंदर वाले कोण कौन से हैं भाई? इंटीरियर एंगल तो 3, 4, 5, 6 दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल, यानी कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, यही तो है, यही तो इंटीरियर है। यानी कि अंदर वाले कोण, अंतः कोण जो हैं वो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाले कोण इंटीरियर एंगल है। और बाहर वाले कोण कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण जिसे बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण, बाहर वाले कोण कौन से हैं भाई? 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। ठीक, 1, 2, 7, 8।
बाहर वाले एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये बाहर वाले बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल और दूसरे इंटीरियर कोण। इससे रिलेटेड कुछ और कोण पढ़ते हैं जिनकी प्रॉपर्टी का यूज होना है। ये तो अंदर वाले और बाहर वाले कोण हमने पढ़ लिए। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किन को बोलते हैं? आप नाम से ही देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, अल्टरनेट मतलब एक लाइन के एक इस तरफ और एक इस तरफ। अल्टरनेट मतलब एक लाइन के एक इस तरफ और एक इस तरफ। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले कोण। अब अगर इसकी बात करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, तो एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 ये इंटीरियर है अंदर वाले। अल्टरनेट है एक रेखा के एक इस तरफ है एक इस तरफ है, समान, ठीक है। अल्टरनेट है एकांतर अंतः कोण इंटीरियर, अंतः कोण एकांतर मतलब अल्टरनेट एकांतर। हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट है, अंतः कोण। और कौन सा दिखाई दे रहा है? एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6। 4 और 5 तो एक लाइन के एक ही तरफ थे, 3 और 6 तो एक लाइन के एक ही तरफ थे, लेकिन 4 और 6 एक लाइन के एक इस तरफ एक इस तरफ है, 3 और 5 एक लाइन के एक इस तरफ है एक इस तरफ है। और ये जितने भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जितने भी होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। एक अंदर वाले कोण एक लाइन के एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये हमेशा बराबर होते हैं। एंगल 3 1 के भी बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया था, एंगल 3 1 के भी बराबर होता है। एंगल 1 5 के भी बराबर होता है, क्योंकि 3 और 5 मैं बता रहा हूं, तो एंगल 1 5 के भी बराबर होता है। अब एंगल 1 5 के बराबर है तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे, ये अगर हम यहां लिख दें, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण इसको हिंदी में बोलते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब पैरेलल लाइंस पे एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ पैरेलल लाइंस के ऊपर, लेकिन ऊपर वाला एंगल ले रहा हूं तो यहां पर भी ऊपर वाला एंगल ले रहा हूं, ऊपर वाला एंगल ले रहा हूं 1, तो यहां पर भी ऊपर वाला एंगल ले रहा हूं 5। एंगल 1 एंगल 5। और क्या हो सकते हैं? यहां पर एक ही तरफ ऊपर वाला एंगल 2 ले रहा हूं तो एंगल 2 ले रहा हूं तो एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर। और क्या हो सकते हैं? एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। और क्या हो सकते हैं? एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। देखो, इस लाइन में ऊपर वाला एंगल 1, इस लाइन में ऊपर वाला एंगल 5 बराबर होगा। इस लाइन में नीचे वाला एंगल 4 लाइन के नीचे, और इस लाइन में भी नीचे वाला एंगल 8 बराबर होगा। एंगल 2 ऊपर वाला एंगल 6 ऊपर वाला एंगल बराबर होगा। नीचे वाला एंगल 3, इस लाइन के भी नीचे वाला एंगल 7 बराबर होगा। इनको संगत कोण बोला जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने पढ़ लिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ लिए, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और पढ़ लेते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ लेते हैं। एक दूसरे से ही प्रॉपर्टी डिराइव होती जाती है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है? समानांतर बाह्य कोण, सॉरी एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक,
भाई अल्टरनेट मैंने आपको बताया था, एक लाइन के एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, एकांतर। अंतः कोण इंटीरियर है, बाह्य कोण एक्सटीरियर है, तो एकांतर बाह्य कोण। क्या होंगे बाह्य कोण? बाहर वाले कोण, बाहर वाले तो 1 2 7 8 हैं, 1 2 7 8 हैं। और अल्टरनेट एक लाइन के इस तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के त्रियक रेखा के, एक त्रियक रेखा के इस तरफ, तो सिंपल से बच्चा भी बता देगा कि बाहर वाले कोण इस तरफ कौन सा है? 1, और बाहर वाला कोण इस तरफ कौन सा है? 7। 1 और 7 होंगे, और एंगल 2 और 8 होंगे। अब आप कॉमन सी बात है, 3 और 7 मैंने अभी बताए थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, संगत कोण बराबर बताए थे 3 और 7। 3 और 1 मैंने बराबर बताए थे, बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में 3 और 1 बराबर बताए थे, 3 और 7 बराबर बताए थे, 3 और 7 बराबर बताए थे, 3 और 1 बराबर बताए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 1 और 7 भी बराबर होगा, इसी तरीके से 2 और 8 भी बराबर होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर भी बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर इस पैरेलल लाइन में अगर हम बराबर देखें तो कौन से हैं? देखो, एंगल 1 जो है एंगल 3 के भी बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है। 3 नीचे वाला एंगल, तो नीचे वाले एंगल 7 के भी बराबर है, और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट 5 के भी बराबर है, और एंगल 5 3 के भी बराबर है इंटीरियर एंगल, तो 3 के बराबर हो ही गया, ठीक, 3 के बराबर हो ही गया। एंगल 1 3 के बराबर 3, 7 के बराबर 7, 5 के बराबर। ऐसे एंगल 2 4 के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 4 के बराबर, 4 8 के बराबर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, 8 6 के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 4 के बराबर, 4 8 के बराबर, 8 6 के बराबर, सारे के सारे हो गए, ठीक। अब एक चीज और समझते हैं बच्चे, आपको मालूम है 5 और 8 का जोड़ 180 होता है। 5 और एंगल 5 और 8 का जोड़ 180 है, एंगल 5 और 8 का जोड़ 180 है। 5 और 8 का जोड़ 180 है, तो 8 और 4 बराबर है, 8 और 4 बराबर है, तो सिंपल सा फंडा है। अगर हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ें तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 180 होगा एक लाइन, ठीक। 5 की जगह 5 ही रखें और 8 की जगह हम 4 रख सकते हैं, बराबर है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 180 होगा। इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 होगा। भाई 7 और 6 180 होता है एक लाइन के, 7 की जगह 3 रख दें, 7 और 3 बराबर है, 7 और 3 बराबर है, तो 6 और 3 का सम भी 180 होगा, 6 और 3 का जोड़ भी 180 होगा। यानी कि अगर हम इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, एक तरफ के कोण अंदर वाले कोण का जोड़ 180 होगा, ये बोल सकते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के त्रियक रेखा के एक तरफ के कोण अंदर वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। 4 और 5 का जोड़ 180, 3 और 6 का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180 होता है और इन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो ऐसे ही अगर हम इनका जोड़ 180 है तो मैंने आपको बताया था ये सारे बराबर हैं, ये भी सारे बराबर हैं, ये सारे बराबर हैं, तो सिंपल सी बात है 4 और 5 का जोड़ 180 है, तो क्या 4 की जगह आप 4 और 5 का जोड़ 180 है, ठीक है। 4 की जगह आप 2 लिख सकते हो, बिल्कुल। 8 लिख सकते हो, बिल्कुल 8 लिख सकते हो, ये सारे तो बराबर ही तो हैं। 6 लिख सकते हो, बिल्कुल। तो 4 की जगह अगर आप 2 लिख सकते हो,
ठीक है, 5 की जगह आप 7 लिख सकते हो। तो इससे क्या निकल के आएगा, एंगल 2 और एंगल 7 का भी जोड़ 180 होगा। भाई 5 की जगह 7 लिख दिया बराबर है, 4 की जगह 2 लिख दिया बराबर है। ऐसे ही एंगल 2 और 7 का जोड़ 180 है, ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 8 का जोड़ भी 180 है। एंगल 1 और एंगल 8 का जोड़ भी 180 है। 3 की जगह 1 लिख दिया, 6 की जगह 8 लिख दिया, इनका जोड़ भी 180 है। यानी कि बाहर वाले कोण का जोड़ भी 180 होगा एक साइड का। बाह्य कोण बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल एक साइड का जोड़ 180 होगा, बाहर वाले कोण एक साइड का जोड़ 180 होगा। यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर। अल्टरनेट का मतलब एक साइड के इस तरफ और इस तरफ, अंदर वाले भी बराबर, बाहर वाले भी बराबर। कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर, उसके अलावा अंदर वाले एक ही साइड के कोण का जोड़ 180, बाहर वाले एक ही साइड का कोण का जोड़ 180। एक लाइन है इसके बाहर वाले ये एंगल और ये एंगल दोनों का जोड़ 180 डिग्री। ये पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टी काम आ गई, जिससे हमें सीखने को मिला। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन टर्मिनोलॉजी मैंने आपको कहा था ना, बेसिक टर्म्स जो हैं इनका यूज होगा। अब एक ही में सब कुछ लिख दिया, ये सारे बराबर, ये सारे बराबर, इनका जोड़ 180, इनका जोड़ 180, सारे एंगल्स का मतलब समझ में आ गया हमें। पैरेलल लाइंस में जितने भी एंगल्स बन सकते हैं वो सारे ले लिए। अब इन्हीं का यूज होता रहता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। बस डायग्राम ऐसा देता है कि आपको लगता है कि बस कि टिपिकल क्वेश्चन है, जबकि टिपिकल क्वेश्चन बनते ही नहीं इस लाइन से। अभी हमने कंसेप्ट पढ़े लाइंस एंड एंगल का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स को गेम बनाओगे तो बड़ा आसान लगेगा, तो हम लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और मैंने कोशिश की है कि लेवल 1 में भी सारी बुक्स से लेवल 1 के क्वेश्चन निकाले, फिर लेवल 2 में जितनी भी बुक्स और टीचर्स आपने नाम सुना होगा उन सब के नोट्स और क्लास नोट्स और बुक्स में से लेवल 2, लेवल 3 बनाया। और लेवल 1 में भी इस तरीके से अरेंज किया जिस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है कि पहले एंगल्स के क्वेश्चन, फिर पैरेलल लाइन से क्वेश्चन। तो बेसिक से हम चलेंगे। एक क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच फॉर्म्स ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विद इटसेल्फ। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था, संपूरक कोण और पूरक कोण। तो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जोड़ 180। पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जोड़ 90 डिग्री। संपूरक और पूरक कोण, तो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब है जोड़ 180। विद इटसेल्फ बोला, अपने साथ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री बनाए, यानी कि एक एंगल x तो दूसरा भी x और उनका जोड़ 180, यानी कि 2x यानी कि 180, यानी कि x बराबर 90, यानी कि 90 डिग्री जो है अपने साथ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री बनाएगा। इसी में पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री दिया होता तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता और 2x = 90, आंसर 45 होता। इसका आंसर 90 डिग्री जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। शुरुआत में हम जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक जो पार्ट है उससे हम क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से हम लेवल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलेंगे। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको बिल्कुल बेसिक चीजें लगें, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे लेवल 3 तक जब आप जाओगे, लेवल 4 तक जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इंटरेस्ट बनेगा कि यार अगले लेवल में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसी तरीके से हम पूरा एडवांस मैथ कवर कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, ये तो अभी बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, तो फटाफट देखते हैं। फाइंड द, अगला जो है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एंगल विच इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, 2/3 अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3, यानी कि 2/3। अगर एक एंगल x मान ले तो 2/3 ऑफ x प्लस x। ये मैंने कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन ले लिया, पिछला सप्लीमेंट का था। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक और पूरक कोण दो समझाए थे मैंने आपको कंसेप्ट में, तो इनका जोड़ क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये 3x + 2x 5x बन जाएगा।
3 एलसीएम ले लिया, 3x प्लस 2x 5x, 90 बन जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 90 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ये 18 पेगा। ये 54, 54 आंसर नहीं है, 54 आंसर नहीं है। 54 हमने x की वैल्यू निकाली है, हमें तो 2/3 वैल्यू चाहिए थी, 2/3 वैल्यू चाहिए थी। तो 2/3 इंटू 54 यानी कि 36 हो जाएगा, 36। ठीक है, 2 का पार्ट जो होगा वो 36 और 3 वाला पार्ट जो होगा वो 54 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक पार्ट को छोड़ करके आप बड़े लेवल पे चले जाओगे। अरे कभी ऐसा हुआ है क्या पहली मंजिल को छोड़ करके सीधे दूसरी मंजिल पे चढ़ जाओ? ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है और जिंदगी मूवी नहीं है। तो आप इसी तरीके से सीखते जाओगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला मैथ सीखते वक्त। द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 3 times as large as its complement. Supplement is 3 times as large as its complement. संपूरक कोण पूरक का 3 गुना है। संपूरक कोण पूरक का 3 गुना है। संपूरक जो है पूरक का 3 गुना है। अगर x प्लस सप्लीमेंट्री हम s मान लें तो इसका जोड़ क्या है 180। x प्लस कॉम्प्लीमेंट्री c अगर हम मान लें तो इसका जोड़ क्या है 90 डिग्री। भाई x प्लस सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, x प्लस कॉम्प्लीमेंट्री c मान लिया 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री s संपूरक कोण पूरक कोण का 3 गुना दे रखा था। संपूरक कोण पूरक कोण का 3 गुना दिया है। अब संपूरक कोण पूरक कोण का 3 गुना दिया है तो s3c दिया है। तो s3c दिया है तो s की जगह अगर आप 3c पुट कर दोगे, s की जगह 3c पुट करना है 180 डिग्री, x प्लस सी 90 डिग्री, माइनस अगर हमने कर दिया, ठीक, तो माइनस किया तो क्या आया 2c 90 डिग्री, 3c में से एक c चला जाएगा, 2c बच जाएगा, 2c 90 डिग्री, c कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो उस कोण का माप ज्ञात कीजिए, उस कोण का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि x प्लस सी 90 है तो c 45 आया, तो x कितना आ जाएगा 45। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आगे जाकर के अच्छे बनेंगे। ये आपके बेसिक टर्म्स को, बेसिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का मतलब याद रहे आपको हमेशा। ठीक है, और ये सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं जिसको आप बहुत बड़ा एग्जाम मानते हो ना, एक्चुअल में वो हवा बना रखा है कि बहुत बड़ा एग्जाम है। बहुत बड़ा एग्जाम है नहीं, कुछ नहीं है बच्चे। अगर आप सीखते गए तो कुछ भी नहीं है, बड़े प्यार से आराम से सीखते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 44। 2 संपूरक कोणों का अंतर 44 है। 2 संपूरक कोणों का अंतर 44 है। जोड़ आपको मालूम ही है, अंतर 44 दे रखा है। 2 संपूरक कोणों का जोड़ आपको मालूम है, x प्लस वाई कितना होता है 180। संपूरक कोण का जोड़ कितना होता है 180। डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 44। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। भाई ऐड किया हमने, ठीक है, ऐड किया तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y माइनस वाई 0 हो जाएगा। 180 में 144 ऐड करोगे तो ये 224 हो जाएगा। ठीक, 224। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 112। x कितना आया 112। तो कोणों में से कोई एक कोण बताओ। अगर वो ये वर्ड यूज कर देता कि बड़ा कोण बताओ, ऑब्ट्यूस एंगल बताओ, अधिक कोण बताओ, तो टर्म्स जो बेसिक हैं वो इसलिए याद होने चाहिए। किसी बच्चे को पूरा मैथ्स आता है, भूल गया वो ऑब्ट्यूस एंगल, कंफ्यूज होगा एक्यूट और ऑब्ट्यूस में, कंफ्यूज होगा न्यून कोण और अधिक कोण में। तो अधिक कोण पूछा है तो आंसर 112 ही होता, लेकिन कोई एक कोण बताओ। तो कोई एक कोण बताओ, तो सिंपल सी बात है, कोई एक कोण बताना है। एक कोण 112, 112 ऑप्शन में नहीं है,
112 ऑप्शन में नहीं है, तो y कितना आ जाएगा, y 68 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 180 होता है। तो 68 ऑप्शन में है। और अगर न्यून कौन पूछता तो ए, फिर चाहे दोनों ऑप्शन में होते फिर तो आंसर यही जाता। अधिक कौन पूछता तो आंसर यही जाता, लेकिन कोई एक कौन पूछा है, कोई एक कौन सा, ये तो उसने दिया ही नहीं, तो ये नहीं दिया, तो एक ऑप्शन में मिलेगा दोनों में से। ठीक है। दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दे रखा है। पहले जो कोण की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी उसी में से क्वेश्चन है। फिर हम पैरेलल लाइंस पे भी जाएंगे, पैरेलल लाइंस पे जो क्वेश्चन बनेंगे और वो और भी इंटरेस्टिंग बनते जाएंगे। फिर हम लेवल 2 पे भी जाएंगे, लेवल 3 पे भी जाएंगे। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो जो दे रखा है बच्चे, वो 2/3 दिया है, 2/3 एंगल पूछे। अरे मेरे भाई x/y दे रखा है 2/3, x + y आपको पता है 180। भाई रेशियो दी है x/y 2/3, रेशियो दी है, तो रेशियो दी है तो एंगल आपको पता करना है। x + y आपको मालूम ही है। अब x + y 3 और 2 5, 5 अगर 180 के बराबर, 5 अगर 180 के बराबर, तो चाहे 2 निकाल लो चाहे 3 निकाल लो। 2 अगर आपने निकाल लिया तो 2 किसके बराबर, ये क्वेश्चन कराया भी था अभी थोड़ी देर पहले। 180/5 × 2। सीधा 5वीं मंजिल पे चढ़ोगे तो एक्सीडेंट तो होगा ना, सीधी स्पीड में गाड़ियां चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा। तो इसलिए बड़े आराम से सीखते हुए चलो। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो ये लाइंस दी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो क्या क्या डाटा दिया है, ये 3x दिया है, ये आपको 5x दिया और नीचे 2x दिया है। अब एक चीज आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि ये 2x है तो बच्चे ये भी 2x है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये x 2x है तो ये भी 2x है, ये एक सीधी रेखा, तो ये क्या है 3x 2x 5x, ये 3x + 2x + 5x कितना होता है 180 होता है। 3x + 2x + 5x ये 180 होता है। 3 और 2 5 और 5 10, तो 10x 180 होता है। तो x कितना आया 18 डिग्री, x कितना आया 18 डिग्री। बस यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये 2x है तो ये भी 2x है, तो बच्चे को ये यूज करना आता है या नहीं आता। ठीक है, बच्चे को बेसिक चीजें मालूम है या नहीं मालूम है। ठीक है। अभी लेवल 2 में भी मैंने कौन से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन लेवल 2 में फिर उसी लेवल की बात हम करेंगे। लेवल 1 में हम उसी लेवल की बात करेंगे, बेसिक से मैथ सीखेंगे और हम मोस्ट एडवांस लेवल। एक भी बुक नहीं रहने वाली बच्चे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बुक करूं कौन सी नहीं करूं। कई बच्चों को ये बड़ा रहता है कि कौन सी बुक सोल्व करूं और कौन सी बुक सोल्व ना करूं। ठीक है। तो इसमें x + y फाइंड आउट करना है, x + y फाइंड आउट करना है। ये 105 है। ठीक है, ये y दे रखा है, ये 90 दिया है, ये 2x दिया है और ये 3x दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ये y दिया, 90 दिया, 2x दिया, 3x दिया, 105 है। ए बी एक सीधी रेखा दे रखी है। अब ए बी एक सीधी रेखा दे रखी है तो सिंपल सा फंडा, कई बच्चे पता है क्या सोचेंगे, ए बी एक सीधी रेखा दे रखी है तो इनके बारे में नहीं दे रखा तो मत सोचो। जरूरी नहीं कि इनके बारे में भी डाटा गिवन है तो आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लोगे। इतना मालूम है कि x + y फाइंड आउट करना है और ए बी एक सीधी रेखा है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ए बी अगर एक सीधी रेखा है
तो ये जो लाइन है ये एक सीधी रेखा है और इसका जोड़ 180 होगा। 105 प्लस 3x, 105 प्लस 3x 180 होगा। ये 105 और 3x, तो 3x क्या होगा? 180 में से माइनस कर दो 75, तो x क्या होगा? 25 डिग्री। x 25 होगा तो ये 50 होगा, ये 75 होगा। ठीक, अब मैं जो बात बोल रहा था कि जरूरी नहीं है कि ये लाइन सीधी रेखा, ये लाइन सीधी है ही नहीं, क्योंकि सीधी होती तो 90, तो ये भी 90 होता। कई महान लोग ये भी करते हैं 2x प्लस 3x 90, क्योंकि ये भी 90। अरे भाई ए बी सीधी दे रखी है, ठीक है, ए बी सीधी दे रखी है, तो सिंपल सा फंडा है, ये 3x, ये 2x, ये 50, x प्लस वाई फाइंड आउट करना था। x तो आपको मिल गया 25, y और पता करना है। अब ये 50 है, ये 90 है, ए बी सीधी रेखा है, तो y कितना होगा? 40, क्योंकि 50, 90, 40, 180 बनाना ही है, तो y कितना है? 40, तो x प्लस वाई कितना होगा? 65। हमेशा हर क्वेश्चन में, चाहे टफ हो चाहे आसान हो, हमेशा ये सोचा करो कि इसके लिए ये कैलकुलेट करना तो मुझे क्या क्या चाहिए? x चाहिए, x प्लस वाई कैलकुलेट करना तो x चाहिए और y चाहिए। y चाहिए तो y के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? y के लिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। x के लिए क्या कर सकता हूँ? x के लिए मैं बिल्कुल कर सकता हूँ 105, तो ये 75। ये बाद में माइंड में ही सोल्व करने लग जाओगे। मेरे को तो एक एक चीज आपको समझानी है, इसलिए एक एक चीज लिख रहा हूँ। वैसे आप ऐसे माइंड में सोल्व करते, भैया 105 तो ये 75, 180 होता है, ये 105 तो ये 75, और ये 75 तो x 25, ये 25 तो ये 50, ये 50 तो ये 40 बचा, क्योंकि 50, 40, 90 और 90 180, क्योंकि ये सीधी रेखा दे रखी थी। तो ये 40, ये 40, x 25 तो 65, 65। सब कुछ माइंड में भी सोल्व कर सकते थे। 105 प्लस 3x आप देखते तो 3x 75 आता, x 25 आता, x 25 आता तो ये 50 बन जाता 2x, तो y 40 बन जाता, 40 और 25 65 बन जाता, और 65 आप माइंड में ही सोल्व कर सकते थे। लेकिन फिर भी आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, चाहे आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, पहली बार देखो, मेंस वाले बच्चों ने तो ये काम किया ही होगा, नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती करके बैठे थे। पहली बार किसी भी बुक को सोल्व करो तो पहली बार हर क्वेश्चन सोल्व करना। प्रीवियस ईयर जब आप सोल्व करोगे, मान लो प्रीवियस ईयर 1000 क्वेश्चन है, तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, देखते ही क्वेश्चन ये तो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे भाई हो जाएगा, पहली बार एक बार सोल्व तो कर ले, पहली बार हर क्वेश्चन सोल्व करना। दूसरी चीज, अब हर बुक सोल्व एक बार करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हजारों बुक है, आजकल तो हर कोई बुक लॉन्च कर ही रहा है, बुक स्टोर पे ऐसा कलरफुल बन जाता है, ये उस कलर की किताब, ये उस कलर की किताब, ये उस कलर की किताब। तो हर बुक में मैंने ये देखा है कि 80% जितनी बुक्स है ना, सारी है मेरे पास, 80% कंटेंट कॉपी पेस्ट है, 20% नया है। तो मैंने क्या किया, 80% कॉमन निकाला और 20 हर एक बुक से उठाया जो जो अलग था। किसी में 15% अलग था, किसी में 10% अलग था, कोई बुक तो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट, महान कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो सारा अलग जो कंटेंट है वो मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखो क्या दे रखा है, एंगल BOC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल BOC। अब आप ये समझो कि एंगल BOC के लिए ये भी दे रखी है, ये CD दे रखी है, ठीक है, और ये EF दे रखा है। उसके अलावा ये 40 है, ये 31 है, ये X है, Y है और Z है। ठीक, तो एंगल BOC के लिए अल्टीमेटली एंगल BOC चाहिए आपको। उसके लिए क्या करना होगा, एंगल Y प्लस एंगल Z चाहिए। BOC एंगल Y प्लस एंगल Z, कोण Y और कोण Z अगर आपको मिल जाए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये कोई लाइन दे तो नहीं रखी, नहीं दे रखी तो सारी स्ट्रेट मान लो, फिर
सिंपल सा फंडा है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो स्टेट ना मान करके तो हो ही नहीं सकता। अब एक चीज तो पता चल गई कि ये 40 तो ये भी 40, अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, ठीक है। अब ये 31 ये 40 तो ये कितना बच गया, टोटल तो 180 ही होता है। ये 31 ये 40 तो ये कितना बच गया, 109 भाई। 31 40 71 और 109 180, ये 109 तो ये भी 109 और ये 109 तो y प्लस जेड 109 प्लस 40 149। हमने क्या किया, बी ओ सी पता करने के लिए क्या क्या चाहिए, y और z चाहिए। z के लिए हमें ये चाहिए, दे रखा है। y के लिए हमें ये चाहिए, ये नहीं दे रखा, लेकिन ये दो तो दे रखे, ये दो दे रखे, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया तो इसे ये पता चल गया, ये पता चल गया तो y और z पता चल गया। अगर x भी पता करना है वो भी पता कर देंगे। 40 109 तो ये पता है, ये 31 है तो ये भी 31 है, पता ही करना क्या करना, ये 31 है तो ये भी 31 है, तो उससे भी पता चल गया, ठीक है। तो चाहे वो x y z तीनों की वैल्यू पूछ लेता, हम वो भी कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो जो बच्चे पहले सोल्व कर लेते हैं, मैं ये तो पता चल जाए कि किसका लेवल कितना है, जिससे अभी मैं सोल्व नहीं करवा रहा, अभी मैं जब तक क्वेश्चन सामने आपके, जो बच्चे पहले सोल्व कर लेते हैं मेरे सॉल्यूशन से पहले, वो कमेंट में जवाब जरूर दो कि ये आंसर आया है। ऑप्शन लिख दो, चाहे कमेंट में कुछ भी जवाब दो, वो कमेंट में जवाब जरूर देना कि ये आंसर आया है। तो उससे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा, बाद में मत कमेंट करना कौन कौन बच्चा मेरे सॉल्यूशन से पहले सोल्व कर पा रहा है, वही कमेंट करना ईमानदारी से, उससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा पहले सोल्व कर पा रहा है, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है, y की पता करनी है। अब x की वैल्यू दे रखी है, y की पता करनी है। वैसे आपको पता है पूरा 360 होता है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने जो डायग्राम है उसी में समझ में आ जाएगा। पूरा 360 होता है, पूरा 360 होता है, तो सिंपल सी बात है, x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2y 360 है ही। x की वैल्यू दे ही रखी है, x की वैल्यू 36 है ही, x की वैल्यू 36 है, 4 3 7 और 1 8, 8x प्लस 2y 360, ठीक। तो x की वैल्यू 36, 36 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे y की वैल्यू आपको आ जाएगी, या आप 2 को कॉमन लेकर के 180 मान लो, चाहे आप किसी तरीके से कर लो। अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे जो कैलकुलेशन आएगी वो माइनस कर दोगे 360 में से, 360 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 360 में से जो x से मल्टीप्लाई करोगे वो माइनस करना है, ठीक है भाई। ये x से मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 36 प्लस 2y, ये 288 बन जाएगा। 288 इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 72, y इज इक्वल टू 36, ठीक। चलो उसके बाद पैरेलल लाइन से क्वेश्चन देखेंगे, इसको सोल्व करो भाई, जब तक मैं सोल्व करवाऊंगा तब तक सोल्व करो। आपसे सोल्व हो जाता तो बेस्ट, नहीं होता तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड ही करवाऊंगा, फिर भी नहीं होता दोबारा वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। पी क्यू आर एस जो है वो टी बिंदु को प्रतिच्छेदित करती हैं। एंगल पी आर टी 40 दे रखा है, एक 95 दे रखा है, एक 75 दे रखा है। एंगल आपसे पूछा है एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी। हमेशा ये सोचा करो कि क्या क्या तरीके मैं अप्लाई कर सकता हूं जिससे मुझे जवाब मिल सके। ये S दे रखा है, ये Q दे रखा है, ये T दे रखा है, P और R दिया है, ठीक। 40 95 और 75। आपसे क्या पूछा है, एंगल एस क्यू टी। अब एक चीज सोचो कि हमेशा ये तरीका अप्लाई करना कि मुझसे क्या पूछा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए,
चाहे आप ज्योमेट्री में, जब ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन पढ़ोगे, 2D पढ़ोगे, 3D पढ़ोगे, ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ोगे, सर्कल के अंदर ट्रायंगल पढ़ोगे, ट्रायंगल के अंदर सर्कल पढ़ोगे, उन सारे क्वेश्चन में टेंजेंट्स वगैरह पढ़ोगे, उन सारे क्वेश्चन में त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, उन सारे क्वेश्चन में हमेशा एक ही फंडा कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे क्या चाहिए जो कि जवाब दे सकता हूं, इसके लिए मुझे ये चाहिए क्योंकि तीनों का जोड़ 180 है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे ये चाहिए क्योंकि ये दोनों अपोजिट होंगे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे ये दोनों चाहिए क्योंकि तीनों का जोड़ 180 है। अब ये दोनों मुझे मालूम है, ये दोनों मुझे मालूम है, तीनों का जोड़ 180 है, तो ये एंगल मुझे मालूम है। 180 में से 135 आप माइनस कर दोगे भाई, 95 प्लस 40 135, 180 में से 135 अगर आपने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये 45 आया, ठीक। अब ये 45 आया तो ये भी 45, अब ये 45, ये 75, ये 45, एक और तरीका बताऊंगा, ये 45, ये 75, तो ये 180 में से 45 और 75 120 माइनस कर दोगे तो ये 60 आ जाएगा। हमें यही तो चाहिए था, इसके लिए हमें ये चाहिए था, इसके लिए हमें ये चाहिए था, इसके लिए मुझे ये दोनों चाहिए थे, ये दोनों दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं, तो 45 आ गया। एक चीज और सोच सकते थे आप, मुझे एक चीज का मालूम था, आपको नहीं मालूम तो आगे मैं पढ़ाऊंगा कि किसी भी त्रिभुज में बाहर वाला कोण अंदर वाले अपोजिट कोण के जोड़ के बराबर है। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी त्रिभुज में बाहर वाला कोण अंदर वाले विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होता है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। इससे क्या सोचोगे, इससे ये पता चल जाएगा कि 95 40 ये 135 होता है, ये 135 होता है। अब ये 135 भाई 95 40 135 होगा। अब ये 135 होगा तो इन दोनों का जोड़ भी 135 होगा, और इन दोनों का जोड़ 135 कैसे पॉसिबल है, जब ये 60 हो तभी तो 135 हो पाएगा, तो उससे भी ये 60 आया। आप हमेशा पूरी ज्योमेट्री में एक तरीका नहीं, दो दो तीन तीन तरीकों से माइंड साफ करो। पहले दिमाग को विजुअलाइजेशन तेज करोगे तो ज्योमेट्री बड़ी आसान लगेगी कि क्या क्या तरीका हो सकता है, किस किस तरीके से सोच सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जल्दी में सोल्व करोगे उस टाइम ये ध्यान नहीं रहेगा कि आपने क्या सोचा, उस टाइम बस एक बार गाड़ी ने पकड़ लेना पटरी तो चलती जाएगी, फिर वो रुकेगी नहीं। पहले अगर आपने एक्सटर्नल कोण माइंड में आया तो वो सोच लोगे, ट्रायंगल का माइंड में आया तो वो सोच लोगे। अब ये कुछ पैरेलल लाइन से क्वेश्चन देख लेते हैं, समानांतर रेखाओं से सोल्व करने की कोशिश करो। तब तक ये दी है ABC ट्रायंगल और ये D पॉइंट दिया है और ये PQ दिया है, ठीक है। PQ पैरेलल टू BC दिया है, PQ समानांतर है BC के, PQ पैरेलल BC दे रखा है, ठीक है। अब समानांतर रेखाओं की सारी प्रॉपर्टी, कौन से एंगल इक्वल होते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया था, ठीक है। उससे सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसने तो y पूछा है, फाइंड द y, हम y की जगह सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 60 दिया है, ठीक है, ये y दिया है जो हमें फाइंड आउट करना है, ये z दिया है, ये 110 दे रखा है और ये आपको x दे रखा है। तो अगर वो x पूछता है तो सिंपल, ये 60 तो ये भी 60। किसी भी समानांतर रेखाओं में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है अंदर वाले कोण और एक त्रियक रेखा के एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, अंदर वाले कोण एक त्रियक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस तरफ x, एक इस तरफ,
ठीक, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो x तो पता चल गया 60। हालांकि उसने y फाइंड आउट करने के लिए बोला था, लेकिन मैं x भी बता रहा हूं, x तो पता चल गया 60। अगर आपसे z पूछ ले, अगर आपसे z पूछ ले तो z भी बता सकते हो। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में कि किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ जो है उनका जोड़ 180 होता है, उनका जोड़ 180 होता है तो 70 होगा। अगर वो z पूछ लेता तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती, ये 110 तो ये 70 होगा। y उसने पूछा, y अगर पूछा तो इनका जोड़ 180 होता है, इनका जोड़ 180 होता है, तो ये 70 तो ये 60 तो ये 50, क्योंकि जोड़ तो 180 होता है। ये 60 ये 50 ये 70, तो y कितना आया 50। आप ये सोचते कि ट्रायंगल के अंदर बाहर वाला कोण अंदर वाले कोण के जोड़ के बराबर, तो 60 ये तो 50 ये, उससे भी हो सकता था, उससे भी फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक, आप किस इस तरीके से सोच सकते थे आप, ये 110 तो ये 110, भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 110 तो ये 110, ये आपको मालूम ही है 60 तो ये 50 बचा, पूरा 110 ये आपको मालूम है 60 तो ये 50 बचा। तो कई तरीकों से सोचा जा सकता है एक क्वेश्चन, क्योंकि एक प्रॉपर्टी से ही तो दूसरी प्रॉपर्टी डिराइव होती है, एक प्रॉपर्टी पता चलती है, उसी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव होते हैं, उसी से फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव हो जाते हैं, उसी से आपके एक तरफ के जो लाइन का जोड़ होता है वो 180 होता है, ये पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते चलोगे तो आंसर निकलता ही जाएगा। और ये तो लेवल 1 है यार, लेवल 2 में और अच्छे, 3 में और अच्छे, लेकिन बेसिक से सीखते चलो भाई, बिल्कुल प्यार से आराम से मैथ सीखते चलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स और बड़ा आसान है मैथ्स, इतना आसान है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। फालतू में हवा बना रखा है कि मैथ्स ये मैथ्स वो मैथ्स, क्यों? क्योंकि किसी भी वीडियो में कोई भी रिलेवेंट कंटेंट नहीं अपलोड होता। दिक्कत पता क्या है, आपको बीच बीच में इररिलेवेंट कंटेंट मिलता रहता है। इररिलेवेंट का मतलब जिससे आपका कोई वास्ता ही नहीं है। उससे क्या होगा, मान लो मैंने खुद आईआईटी की प्रिपरेशन की है कोटा से, और मैं ज्योमेट्री में मैं आपको आईआईटी के क्वेश्चन दे देता, तो ज्योमेट्री में तो आपको लगता, मैं मेंस वाले बच्चों को बोल रहा हूं, आगे फ्यूचर में जब भविष्य में ये वीडियो जब देखेंगे कि जब ज्योमेट्री का अगर आईआईटी का क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आपको तो लगे कि ज्योमेट्री में तो आपको आता ही नहीं। भाई मैथ्स अनंत है, अंत तो कभी होगा ही नहीं, तो ऐसे तो आपको लगता ही रहेगा आपको मैथ्स कभी आता ही नहीं। एक लिमिट तो हो कि आता है भाई, एसएससी इंस्पेक्टर बनने लायक आता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सब में तीनों में ऊपर कंडीशन दे रखी है, ए बी पैरेलल टू सीडी दे रखी है, ए बी सी डी के समानांतर रेखाएं हैं, एलएम एक त्रियक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, ये दो लाइन पैरेलल दे रखी है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन त्रियक रेखा है। ठीक है, x + 20 ये 2x + 40 2x - 40 सॉरी 2x - 40 -40 दिया है। मैंने आपको कहा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाह्य कोण, बाहर के कोण, बाहर के कोण। अल्टरनेट का मतलब है तिर्यक रेखा के एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये एक तिर्यक रेखा है, इसके इस तरफ ये एंगल, इसके दूसरी तरफ ये एंगल, दोनों बराबर होंगे। आप अगर ये लाइन भूल भी जाओ कि बाहर वाले लाइन बराबर होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पता है ना कि ये इसके बराबर होगा और ये दोनों बराबर होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो पता होना चाहिए, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये भूल जाओ तो सीधा माइंड में ये आ जाएगा, ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर, अल्टीमेटली ये दोनों बराबर होंगे। x + 20 = 2x - 40, x + 20 बराबर है 2x - 40 के। ठीक है, ये x इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, ये 40 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, 40 इस तरफ आकर के जुड़ेगा 20 में, 40 20 में जुड़ेगा 60 बन जाएगा, और x इस तरफ आकर के माइनस होगा तो 2x में से x गया, x बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, वो अगर आपसे
मान लो वो आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि ये y है और y की वैल्यू बताओ, ये y है और y की वैल्यू बताओ। अब सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 60, मैं अगर इसी क्वेश्चन में एक और ऐड कर दूं कि y की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 60, अब x की वैल्यू 60 तो 60 दूना 120 माइनस 40 80, ये 80 तो y 100, y 100। या फिर अगर आप ये सोचते 60 प्लस 20 80, ये 80, इन दोनों का जोड़ 180 y 100। कुछ भी पूछ सकता था, वो आपसे ये भी पूछ सकता था, वो आपसे ये भी पूछ सकता, ये भी पूछ सकता। जब एक एंगल पता चल गया तो इसमें तो सारे एंगल बता ही सकते हैं। अगर आपको दो पैरेलल लाइंस में एक एंगल पता चल जाए तो उससे आप सारे के सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, उसमें भी ये भी दो पैरेलल लाइन है, एक त्रियक रेखा है, एक त्रियक रेखा में x + 40 3x